प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। सुबह आते ही हम एक पैगाम देते हैं, अगर आपके पास सेहत जैसी नेमत मौजूद है तो शुक्र अदा करने के लिए आपको किसी दुआ के पूरे होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ ही जैसे कि आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें सेहत या मसाइल के हवाले से, तो मज़दूर जितना तबका है उसके मसाइल बात करते हैं हम। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनका हम ख्याल उस तरह से नहीं रख पाते। हमें लगता है कि शायद बहुत सारे लोग ड्रामे करते हैं, तबीयत नहीं ठीक है, छुट्टी कर ली, या हम ये बहुत सारी कंप्लेंट्स करते रहते हैं और फिर हम अपने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा उस सेंस में करते हैं किसी मुलाजमा ने, किसी मुलाजिम ने अगर छुट्टी की तो हम उसकी तनख्वाह काट लेते हैं। बहुत ज़रूरी होता है SOPs रखना, लेकिन एक इंसानियत एहसास करना ये भी आपके ज़िम्मे में आता है कि आप किस तरह से बहुत सारी चीज़ों का हक अदा कर सकते हैं। इन चीज़ों को माइंड में रखा जाए। और आप बात करेंगे मज़दूर तबका के जो भी सेहत के मसाइल हैं, उनके हड्डी जोड़ हम देखते हैं स्पेसिफिकली, उनको क्या नुकसान पहुंचता है, वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा खाने के लिए ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है और ये एक अच्छा डॉक्टर जो है वही बता सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अली शराजी साहब, जो कि सीनियर रजिस्ट्रार हैं इन मेयो हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट सर्जन हैं, मेडिकल जर्नलिस्ट हैं और मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप डेली बेसिस पर जो हैं जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो चेक करते हैं, तो देखने से किसी मज़दूर को पता चल जाता है कि ये ऐसा कोई हैवी काम करता है या इसकी डेली रूटीन में ये चीज़ें शामिल है, तो इसका हाथ या समथिंग कुछ अगर ना भी बताए तो समझ आ जाती होगी ऑब्वियसली। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हॉस्पिटल में OPD में मैं यूजली पेन क्लिनिक रन करता हूँ और स्पोर्ट्स इंजरी का सेक्शन रन करता हूँ। तो हमारे पास मज़दूर काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनमें अमूमन उन्हें बैक एक का इशू होता है। मतलब वो हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब कमर में चुभ पड़ गई। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपने कोई भारी वज़न खींचा था, उठाया था या धकेला था। और उनको शियाटिका, दर्द शिकीका, टांग में दर्द भी जारी होती है। या समटाइम्स ये है कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, यानी कि एक ही हाथ का या किसी जोड़ के इस्तेमाल से उन्हें उसकी इंजरी भी हुई होती है। तो अमूमन हम गैस कर लेते हैं। फिर जब भी पेशेंट्स को चेक करते हैं अमूमन उनका ऑक्यूपेशन पेशा पूछा जाता है। सो अमूमन हम गैस कर लेते हैं कि मज़दूर पेशा। अच्छा, देखते हैं हम वीडियोस वगैरह में, या हमें पता है किस तरह से वो ईंटें उठा रहे होते हैं या समथिंग सीमेंट की बोरियां या बहुत भारी भरकम जो वज़न है वो उसको उठा कर लेके जा रहे होते हैं। जैसे अगर हम वैसे बात करते हैं, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं या ऑर्थोपेडिक कहते हैं कि आपने अगर कोई भी चीज़ उठानी है तो आपने अपनी कमर पर बोझ नहीं डालना, आपने अपने लेग का जो पोस्चर है वो आपका होना चाहिए, बेंड करके फिर आपने कोई चीज़ उठानी है। तो ये मज़दूर जो तबका होता है, इनको पहले कोई टेक्निक सिखाई जाती है, इनको सिखाने के लिए लोग मौजूद होते हैं, या सिर्फ ये बस चलता रहता है चीज़ें? पाकिस्तान में हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। मैं अमूमन एडवाइस करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। सो जब भी मेरे पास इन प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स आएँ, लेबरर्स आएँ, तो मैं उनको ये गाइड करता हूँ कि उनके खड़े होने का अंदाज़ ठीक होना चाहिए, उन बैठने का सिटिंग पोस्चर ठीक होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम लेबरर्स की बात करें, लेकिन हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं, मतलब इट्स अ ब्रॉडर टर्म। सो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है और स्टैंडिंग पोस्चर भी ठीक नहीं है। और बैड पोस्चर के साथ घर में जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी भारी चीज़ें उठा रही हैं, खींच रही हैं और धकेल रही हैं, जैसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल या कपड़े धोते वक्त। सो ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो ये उनको आगे देने की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, जो मज़दूरदार तबका है वो कोशिश करता है जो दिहाड़ी मिली है उसका रोटी सालन जो है ना वही खा लिया जाए। हमें अक्सर देखते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि 2, 3, 4 रोटियाँ जो है ना बड़े शौक से खाते हैं और उनको ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि काम उन्होंने ज़्यादा करना होता है। तो क्या न्यूट्रिशन जो है उनकी सिर्फ ये रोटी से और जो भी सालन पकता है उससे पूरी हो जाती है? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट को रेज़ किया है। मतवाज़न ग़ज़ा की कमी है मर्द मज़दूरों में, और जो ख़वातीन मज़दूर हैं उनके अंदर वैसे ही ग़ज़ाइयत की कमी है। मतवाज़न ग़ज़ा इस तरह, जैसे आपने बताया कि वो 4-4 रोटियां या चावल खा लेंगे या सब्ज़ी का सालन खाएंगे, लेकिन जो प्रोटीन डाइट उनको एक्चुअल चाहिए, यानी कि गोश्त, दालें, अंडे, उसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते। इसी तरह अगर दूध और दही है उसका इस्तेमाल बहुत कम है, या अगर इस्तेमाल है तो उसके अंदर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि मलाई या मक्खन खाएंगे तो उससे ताकत आएगी। हालांकि आइडली उनको मलाई और मक्खन को ऊपर से उतार लेना चाहिए, और अगर दही का भी इस्तेमाल करें तो जो दही का पानी है वो भी इस्तेमाल नहीं करना। बीच में जो एक्चुअल दही है उसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, जैसे ग्रीक योगर्ट हम अब कहते हैं। एग्जैक्टली, ग्रीक योगर्ट। अगर आप मलाई और पानी को निकाल देंगे तो बाकी जो कंटेंट है वो सारा ग्रीक योगर्ट ही रह जाएगा।
सो इस चीज़ की उनको काफ़ी ज़रूरत है। जो ख़वातीन लेबरर्स हैं उनके दोहरे मसाइल हैं, एक तो उनको बाहर भी काम करना है, घर के अंदर भी काम करना है, और मतवाज़न ग़िज़ा तो है ही नहीं, उनके अंदर ग़िज़ाइयत की भी कमी है। फिर ज़हनी तनाव के इशू और स्लीप के इश्यूज़, नींद का दौरानिया भी कम है। सो उनको इंजरीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, और उनके इश्यूज़ ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो जो मेल आपके पास आते हैं जिनको इंजरीज हुई होती है, ज़्यादा कॉमन इंजरी क्या होती है? ज़्यादा कॉमन इंजरीज़ ये होती है कि बैड पोस्चर या भारी वज़न उठाने की वजह से वो लोग उनके कमर में दर्द और खिंचाव होता है, पट्टों का खिंचाव होता है, उसको वो यूजली लाइट लेते हैं, और लेटर ऑन अगर हफ्ता 10 दिन इसी तरह शदीद खिंचाव रहे तो वो डिस्क स्लिप यानी डिस्क हर्निएशन का भी प्रॉब्लम बनता है। सो दूसरा यहाँ पे इशू ये है कि अब जैसे मई का महीना स्टार्ट हो गया तो अब गर्मी के महीने हैं, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो मज़दूर पेशा हैं लोग, वो ठंडा पानी नहीं लेके जाते। मैं तो रिकमेंड उन्हें करता हूँ कि थर्मस में अपनी बर्फ़ लेके जाएं, ठीक है, ताकि उनको बाद में ठंडा पानी मिले। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी है कि लोगों के फ्रिज छोटे हैं, लोगों को मैंने नोट किया बाजार से बर्फ़ लेकर आना होती है एग्जैक्टली कि बाज़ार से बर्फ़ ले आएँ, हम अगर ठंडा पानी दे देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से ठंडा पानी पिएंगे। सो डिहाइड्रेशन की कमी है। मैं साथ रिकमेंड करता हूँ कि ORS का इस्तेमाल करें, निमकोल का इस्तेमाल करें। तो जब डिहाइड्रेशन और नमकियात की कमी नहीं होगी तो इसकी वजह से उनकी इंजरीज़ नहीं होगी। कई मज़दूर आते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो पोस्चर बिल्कुल ठीक है, हम हिफाजती बेल्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, स्टिल हमें ये इशू हो जाता है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि उनके अंदर डिहाइड्रेशन है, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, ज़हनी तनाव, क्योंकि आजकल जो मुल्क के माशी हालात चल रहे हैं, तो इन सारी वजह की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, या फिर रिपीटेटिव मूवमेंट्स उनकी होती हैं, किसी एक ख़ास जोड़ पे ज़्यादा फोकस होता है, सो उसकी इंजरीज़ हो जाती हैं। तो ये सारे मसले हमारे पास आते हैं। लेकिन जितने भी मजदूर तबका आते हैं, जैसे आपने कहा विटामिन डी या बहुत सारी डेफिशिएंसीज उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, वो बड़े सादा लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम दवाइयाँ वगैरह के झंझट में पड़ें। जैसे आपने कहा ORS का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनको होगा कि सादा पानी बहुत है, रोटी खा ली और हम सो गए, या सलाद ले लिया, बस इतना बहुत होता है। तो अपनी डाइट में वो क्या ऐसी चीज़ें डेली शामिल कर सकते हैं कि जिनसे उनको ग़िज़ाइयत जो है मिल जाए, क्योंकि वो दवाई, वो अगर आप उनको सप्लीमेंट भी कहेंगे ना, वो दवाई समझते हैं, या ताकत की दवाई समझते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कंज्यूम करनी है, या अपनी तरफ से कोई भी दवाई ले लेंगे कि अब ये बहुत है, या ज़्यादा से ज़्यादा कह देते हैं, आपको शायद कहते होंगे ताकत का टीका लगा दें हमें ना, कि दवाई रहने दे टीका लगा दिया जाए। तो उनके लिए क्या मशवरा है? अच्छा, मैं इसके अंदर ये देखता हूँ कि हमारे मजदूर तबके में एक काफ़ी तबका ऐसा भी है जिनके पास हिफाजती लिबास होता है। डिफरेंट लेवल्स है ना एग्जैक्टली मजदूर के। तो वो जिनके पास हिफाजती लिबास है और वो गर्मी में धूप में जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें तो कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हालांकि हिफाजती लिबास की वजह से सूरज की जो रोशनी है वो सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जो उनकी जिल्द के अंदर विटामिन डी पैदा होनी है वो नहीं होती। वो बेयर बेडी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो फिर एग्जैक्टली और फिर दूसरा, जनरल पब्लिक में ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम दूध और दही का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हालांकि एक जो जनरल पब्लिक है उनकी डेली की रिक्वायरमेंट 1000 IU है, लेकिन जो मज़दूर पेशा लोग हैं या जो एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या जो हामला ख़वातीन हैं, उनमें 1500 IU डेली की रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली वो डेफिशिएंसी में जा रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि डेली कैल्शियम सप्लीमेंटेशन यूज़ करें और उसको वो मेडिसिन ना समझें, और विटामिन डी जो है ना वो वंस मंथली उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल मज़दूर पेशा लोगों में भी धूप में जाने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरी अमूमन रिकमेंडेशन होती है। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि कैटेगराइज किया गया है, कोई मतलब जैसे लेवल्स हैं या जिस तरह से मीडियोकर है, कोई इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, उस तरह से चलता है। अच्छा, जैसे आपने बात की अभी खामला ख़वातीन की, हम देखते हैं अगर कंपैरिजन करें उन ख़वातीन का जो घरों में रहती हैं और जो अपने बेड पर, मतलब उनको कोई काम करने की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी उनके साथ मसाइल जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, हर एक के साथ डिफरेंट वेरी करता है, एज़ कम्पेयर टू जो ख़वातीन बाहर जाती हैं, दूसरों के घरों में काम भी करती हैं, डिफरेंट काम करती हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, उनकी बॉडी ज़्यादा मतलब एक्टिवली रिप्रेजेंट कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू देम। उनका क्या सीन होता है? हम कहते हैं कि शायद वो काम करती है इसलिए जिस्म खुलता है उनका। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी ख़वातीन घर में भी काम करती हैं और जो बाहर वर्किंग वुमेन है, उन दोनों में ये कॉन्सेप्ट है कि जी हमने काम बहुत कर लिया, यानी रोटी पका ली, हांडी कर ली और कपड़े धो लिए, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। उन सबको मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कि दिस इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो है कि अगर वो शाम को खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और आधा घंटा चलें, सिंपल वॉक कर लें या ब्रिस्क वॉक कर लें,
या जॉगिंग बेहतर रिकमेंडेड होती है। दूसरा ये कि कभी भी कोई एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो मर्द मज़दूर हों या ख़वातीन मज़दूर हों या घरेलू ख़वातीन हों, उनको उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए। अमूमन ये ट्रेंड मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या वार्म अप नहीं करते जिससे उनके जोड़ और पट्टे खुलें, वो एकदम ही भारी वज़न उठा लेते हैं, उसके बाद फिर वो कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। तो ये मुझे लगता है सब अवेयरनेस देने की ज़रूरत है बिल्कुल। और उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ पे ज़्यादा मजदूर तबका काम कर रहा होता है, जो भी उन लोगों को ओन कर रहे होते हैं, उनको चाहिए अगर उनको खाना मुहैया करें तो खाने में वो चीज़ें शामिल करें जो उनके लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर हों। अगर उनको ग़िज़ाइयत अच्छी मिलेगी तो काम ज़्यादा एक्टिवली वो है जो काम कर सकेंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। एज एन डॉक्टर जब आप देखते हैं तो आपको बुरा ऑब्वियसली महसूस होता होगा कि चंद चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, अगर ये जितने भी लोग जितने बैठे हैं किसी चीज़ को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ठेकेदार हैं वो ओन करें, अगर थोड़ा सा अगर वो इनका ख्याल रख लें तो जितने ये एक्टिव हैं, जितना हमारे लिए काम करें तो इनका कम आना हो इन जगहों पे। बिल्कुल, मेरी ये रिकमेंडेशन है कि जो भी जैसे आपने ठेकेदार या एम्प्लॉयर का वर्ड यूज़ किया, उनको चाहिए कि मज़दूरों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दें, जिसमें उनके हिफाजती आलात भी होते हैं, हिफाजती लिबास होते हैं, ग्लव्स होते हैं, बेल्ट्स होते हैं। और दूसरा, आगे की जब आपने बात की और ग़िज़ाइयत की बात की, तो पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट के फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। जैसे आप टीवी पे इश्तिहार देखते होंगे कि फौलादी आटा, उसमें आयरन की फोर्टिफिकेशन उन्होंने की हुई है आटे में। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिसकी पाकिस्तानी पब्लिक में जनरली कमी है, जैसे आयोडीन मिला नमक, आयोडीन की कमी है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, तो गवर्नमेंट ने फूड फोर्टिफिकेशन की हुई है। लेकिन हमें उन चीज़ों का आइडिया नहीं है। हम फोर्टिफाइड फूड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, हम उनको यूजली यूज़ नहीं अभी करते। हम बात कर रहे थे जैसे मजदूर तबके की बात कर रहे थे कि उनको दिहाड़ी जो है जितनी एप्लीकेबल चीज़ें की जाती हैं वही पूरी नहीं दी जाती है, तो वो आयोडीन मिला नमक या फोर्टिफाइड जो आटा है वो किस तरह से बाय कर सकते हैं? उनका तो होता है कहीं से भी रोटी मिल जाए, जहाँ पे जाकर वो सुबह की रोटी लेकर गए, वो जमा की, खा लिया, मतलब बस रोटी पूरी कर ली। तो वो मुझे लगता है वो समझते हैं कि सब चीज़ें शिशके हैं, रोटी खानी है ना, पेट भरना है। उनके नज़दीक यही चीज़ें हैं कि पेट भरना है, भूख लग रही है, सिर्फ इतना ही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा की आगे ही दे दें तो मतवाज़न ग़िज़ा भी इतनी महंगी नहीं है। मसला ये है कि जो पाकिस्तानी डाइट है उसमें कॉन्सेप्ट है निशास्ता और तेल वाली चीज़ों का, कि उनमें ही ज़्यादा तवानाई है। प्रोटीन डाइट का या अगर कॉन्सेप्ट हम बहुत गोश्त कम है। खाएंगे तो ही हमारी डाइट जो है वो आज बेहतरीन है, आज हमने अच्छा खाया तो मतलब गोश्त पका है। बिल्कुल। अच्छा, अगर गोश्त अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो जो दाल है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत काले ज़्यादा चने है। हैं। काले चने हैं। मतलब किसी ज़माने में इनको कहा जाता था कि गरीबों का प्रोटीन हाँ, अभी भी सप्लीमेंट। ऐसे ही है, अभी भी लोग इससे तो वो हासिल उससे पूरा कर सकते हैं, वो अंडों से अपनी ग़िज़ाइयत पूरी कर सकते हैं। यूजली पाकिस्तान में स्टील कॉन्सेप्ट है, देहातों में, इवन शहरों में भी लोगों ने घर में मुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट वही बात है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, अभी गर्मियों में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इनटेक करना चाहिए जिनसे उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकेगी? गर्मियों में मैं रिकमेंड करूँगा कि एक तो वो अपनी डिहाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 6 से 8 लीटर पानी उनको पीना चाहिए। निमकोल का, ओआरएस का अगर वो इस्तेमाल करें और अपने साथ थर्मोस में ठंडी बर्फ़ लेके जाएं। प्लस कुछ ऐसे वो फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे तरबूज, वाटरमेलन आजकल गर्मियों में आ गया, इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने मज़दूर भाइयों को और बहनों को कहूँगा कि वो ये कोशिश किया करें कि वो मुसलसल 8 घंटे या 12 घंटे काम ना करें, बीच में शॉर्ट्स ब्रेक लें। क्योंकि जब वो मुसलसल काम करते हैं तो उनके पट्टों और जोड़ों पे तनाव आ जाता है, जिसको वो इग्नोर करते जाते हैं और लेटर ऑन वो इंजरीज़ का बाइस बनता है, जिसका उन्हें फिर बाद में हॉस्पिटल जाके इलाज कराना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा पॉज ले लिया जाए किसी भी काम को करने या शुरू करने से पहले, तो फिर भी इसकी सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा, हम देखते हैं आज जिस तरह से हम इन मज़दूरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक की कोशिश यही है कि हम अपना हिस्सा डाल लें किसी तरह से और उसको लेकर आगे चला जाए। बहुत सारे लोग आपके पास उस तरह से भी आते होंगे, जैसे मज़दूर डे है, ईद है, दिन त्योहार है, उनकी छुट्टी नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों पे, तो वो सब चीज़ें हमें फील करने की, महसूस करने की ज़रूरत है। तो उनको कभी आपने गाइड किया? सारी बातें ओपीडी में तो इतना टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन कभी कभी होता है ना कि इस बंदे को समझाना है, उसकी हालत देखकर लगता है आपको कि शायद इसको खुराक से ज़्यादा इसको समझा दो ना तो ये अपना ख्याल खुद रख सकेगा।
अच्छा, यूजली पर्सनल एग्जांपल्स कोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कभी मुझे इस तरह की कंप्लेन आए तो मैं उन्हें डॉक्टर्स की एग्जांपल दे देता हूँ। और जैसे अब आप जर्नलिस्ट की एग्जांपल दें, क्योंकि उनका कोई दिन ऑफ नहीं है, हाँ। कोई त्यौहार ऑफ नहीं है, तो मैं उन्हें कहता हूँ आप हमारी तरफ देखें, हम भी आपकी तरह ही आप हैं। कहते हैं डिजिटल मजदूर हैं हम ना, ये डिजिटल सब आ मजदूर गया हुआ हैं, है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती हैं। अच्छा, एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, बहुत सारे, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, मतलब मुझे लगता है 80 या 90% लोगों में विटामिन डी की कमी रहती होगी। एग्जैक्टली। अब वो रिवाज जो है ख़त्म हो गया छतों पर जाकर धूप सेकने का। छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को बस हम धूप से सेकने की देते हैं, बाकी कोई भी नहीं उस तरह से करता। तो हम क्या प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं, हम कौन से विटामिन ले सकते हैं जिनसे हमारी जो हड्डियां हैं वो थोड़ी मजबूत रहें? क्योंकि 30s में जैसे ही हम जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से ही ना आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, घुटनों से, कोहनियों से। अच्छा, उसके अंदर ये है कि काफ़ी हमारी जनरल पब्लिक में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि खाली विटामिन डी यूज़ कर लिया, लोग 3-3, 6-6 महीने विटामिन डी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कैल्शियम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो आप इसको इस तरह देखेंगे जैसे विटामिन डी एक गाड़ी है और कैल्शियम उसके अंदर बैठी हुई सवारियाँ हैं। तो अगर आप कैल्शियम यूज़ नहीं करेंगे तो एक खाली गाड़ी ने क्या करना है। दूसरा, जैसे आपने वो धूप की बात और सनलाइट की बात की, तो एग्जैक्टली अब छतों पे जाके जाने का कॉन्सेप्ट कम हो गया है। ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 9 to 5, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो ऑफिसेज हों। तो एक्चुअली ये 9 to 5 एक बेस्ट टाइम है जिसमें सूरज की लाइट हमारी जिल्द पे पड़ती है और विटामिन डी बनती है। अब तो गली मोहल्लों में जो क्रिकेट होती थी उसके कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्राउंड्स में लोग नहीं जाते। सो मेरी गवर्नमेंट को भी ये रिकमेंडेशन है कि थोड़े से ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स कम करें और लोगों को मीडिया के ऊपर इनकरेज किया जाए कि वो जाके जो बैरूनी सरगर्मियाँ हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स है या धूप में वॉक, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। कैल्शियम इनटेक हम किस तरह से ले सकते हैं? वो भी हमें जूसेस, फ्रूट्स से ही वगैरह से लेनी चाहिए? जो CAC 1000 आता है उसको हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जहाँ पे हम सनी डी या कैप्सूल इस्तेमाल करें, साथ वो भी यूज़ करना चाहिए, या जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें? अच्छा, इसके अंदर जो कैल्शियम और विटामिन डी की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दूध और दही से ही पूरी होती है, लेकिन जिसमें मैंने पहले बताया कि आपने जो फ़ैट का कंटेंट है वो कम से कम कर देना है। दूसरा, आप आपने 1000 की बात की, तो 1000 IU में काफ़ी कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस आ रही हैं, लेकिन जो इससे पहले जिक्र हुआ कि अगर तो आप मज़दूर की बात करेंगे तो उसको एक नहीं 1.5 गोली चाहिए, उसे 1500 IU चाहिए। अच्छा, तो वो एक्चुअली डेफिसिट में, डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। इसी तरह जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो भी 1000 IU वाली टैबलेट यूज़ कर लेती हैं, वो समझती हैं कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है। और जो एथलीट्स हैं, क्योंकि मेरे पास एथलीट्स भी आते हैं इंजरीज़ के साथ, तो वही मसला है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और एग्जैक्टली जो आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 70 से 80% लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनमें रिकेट्स है, यानी उनका कद नहीं बढ़ रहा, और जो बड़े लोग हैं उनमें हड्डियों की कमज़ोरी और भुरभुरापन है, जिसे इंग्लिश में आप ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे आपने कहा इनसे भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर हम दही और दूध का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कुदरत के करीब ही रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आपको साथ सप्लीमेंटेशन भी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ग्रीन वेजीज वगैरह जो हैं वो भी हम कितनी ही ले सकते हैं, या जो फ्रूट्स वगैरह वो कितना ले सकते हैं? बिल्कुल, ग्रीन वेजी और फ्रूट्स के अंदर आपको मल्टी वाइटामिन्स मिल जाएंगे, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम के लिए आपको जो है डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ भी थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि वो फैट काफ़ी बॉडी में कंटेंट करता है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1-1 किलो दूध पी जाएं। सो हमें सप्लीमेंटेशन की भी इजाज़त नहीं देती है बहुत सारे लोगों की। अगर 4-5 बच्चे हो, किस किस को 1 किलो दूध पिलाएंगे? यहाँ पे तो एक घर में मेरा ख्याल है 1-2 लीटर ही दूध आता होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, सूरत हाल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमें करने की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा, अच्छा खाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपना मेन्यू जो है वो अपना बेहतरीन कर सकते हैं। आप काले चने या जो भी आपके लेंटिल्स हैं उनको आप बेहतर करके करें तो चीज़ें बेहतर होना शुरू कर सकती हैं। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे जितने भी मजदूर तबका है, जो लोग उनको घरों में रखा हुआ है, वो उनका कैसे ख्याल रखें और वो अपना खुद कैसे ख्याल रखें? अच्छा, आपने खुद के ख्याल की बात की, तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे मजदूर हैं जिन्हें वर्क प्लेस इंजरीज हो जाती हैं। सो जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं उस दौरान उन्होंने क्या करना है कि जिस जगह की उन्हें इंजरी यानी चोट लगे उस जगह को इमोबिलाइज कर लें, कोई लकड़ी की फट्टी और उसके ऊपर कपड़ा बांध लें,
और वहाँ पे ठंडी बर्फ़ की टकोर करें Okay. और 1122 रेस्क्यू को कॉल करें, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में जाए, जिराफ के पास ना जाएं। जिरा के पास ना जाए। क्योंकि तो बिल्कुल अगर वो ऐसे ही उस है। टाइम पे इमोबिलाइज कर लेंगे, उस जगह को हरकत देना बंद करेंगे और ठंडी बर्फ़ की टकोर करेंगे, तो उनकी इंजरी की शिद्दत होने से, स्वेरिटी से वो बचत हो जाएगी। आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे जो जिरा के पास जाकर अपना काम खराब करके फिर आते होंगे। Exactly. ज़्यादातर यही हम ही लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। हमें होता है कि पहले जिरा के पास जाया जाए और वो कहते हैं कि हमें एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं है, वो एक्सरे देखे बगैर उसकी पट्टी अच्छा, ये वगैरह आपने कर बहुत देते अच्छी हैं। बात की। जब ये बात हो रही है ना कि एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, तो आजकल का ज़माना बड़ा जदीद है। यहाँ पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी सबूत के साथ अगर मैं किसी को कोई भी बात कहूँगा, तो इवन जर्नलिज्म में आप टीवी चैनल्स पे कोई सबूत के साथ बात नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली किसी की आंख में कैमरा तो फिक्स नहीं है। सो अगर आपने फ्रैक्चर भी तो फिर कहना है तो उसकी ज्योमेट्री सब कुछ आपको ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। आप ये कभी भी नहीं कह सकते मुझे एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, आपकी हड्डी टूटी हुई है या आपके पट्टे की चोट है या आपको दब आ गई है, नस दब गई है। तो यूजली हम इस तरह की वर्डिंग सुनते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर हम आवाम को सिर्फ ये समझा दें कि वो एविडेंस के साथ चलें, यानी अगर कोई भी चीज़ है तो डॉक्टर उसका पहले मुआयना करे और उसकी हिस्ट्री पेशेंट की हम लोग अमूमन लेते हैं। सो मुआयने और हिस्ट्री से हमें काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो अंदाज़ा जाता है। होता है। लेकिन चूँकि ज़माना जदीद है, मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस होती हैं कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए, और मरीज़ को फिर पता होना चाहिए कि उसे एग्जैक्टली क्या है, तो हम पेशेंट को एक्सरे या MRI या CT स्कैन एडवाइस करते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने Welcome. के लिए।